नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। हम लोगों ने यूपी सी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज ये जो सब्जेक्ट है इससे संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की एक सीरीज जो है स्टार्ट करी थी, जिसमें 3 क्लासेस हुई हैं, 3 सेशन हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आपने अभी तक इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं पहले के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है जरीब, बी ऑप्शन है कंपास, सी ऑप्शन है थियोडोलाइट और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो थियोडोलाइट है इसका उपयोग जो है भूमापन में, भूमि के मापन में नहीं किया जाता है। अगर इसका भूमापन में प्रयोग नहीं किया जाता है तो किस लिए किया जाता है यह भी जानना जरूरी है। तो ये जो थियोडोलाइट है इसका उपयोग जो है इस यंत्र का उपयोग जो पृथ्वी की सतह पर स्थित जो किसी भी बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु द्वारा निर्मित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर जो कोण होते हैं उनको मापने के लिए या इसके उसके सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था। मतलब कि जब उत्तराखंड जब नहीं बना था तो या उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो उसमें जो है पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था जब उत्तराखंड नहीं बना था। ए ऑप्शन है कामेत, बी ऑप्शन है बद्रीनाथ, सी ऑप्शन है त्रिशूल, डी ऑप्शन है नंदा देवी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। नंदा देवी जो है जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही में थे, तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे ऊंचा पर्वत था। नंदा देवी पर्वत शिखर था, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था। इस समय यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और भारत में अगर जो देखा जाए तो भारत के मद्देनजर से यह दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और विश्व में इसका स्थान 33 सर्वाधिक सर्वोच्च चोटियों के 33 नंबर पर आता है इसका स्थान। तो यह ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर। यह ध्यान रखिएगा, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ए ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन है 1964-65, सी ऑप्शन है 1960-61 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो करी गई वह करी गई 1963 में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1963 में जो है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब सघन जो खेती होती है इसे सघन सस्यन भी बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं। इसका क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। यह कृषि उत्पादन की वह प्रणाली होती है जिसमें कम जमीन और अधिक परिश्रम, जैसे कि ज़मीन कम होती है उसमें अधिक परिश्रम लगता है, अधिक पूंजी लगती है, अधिक उर्वरक लगता है या कीटनाशक लगता है आदि डालकर जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। कम खेती में अधिक उत्पादन किया जाता है, वह होती है सघन कृषि। ठीक है, या सघन खेती। तो यह कार्यक्रम याद रखिएगा 1963 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 1963 से 64 या 1964 से 65 में या 1966 से 67 में या 1974 से 75 में। तो यह जो सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था तो यह चलाया गया था 1964 से 65 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह सघन पशु विकास कार्यक्रम क्यों चलाया जाता है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो है देश में जो दुग्ध उत्पादन था उसमें वृद्धि लाने के उद्देश्य से यह सघन पशु कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर कहाँ है। ए ऑप्शन है प्रयागराज में, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन मेरठ। तो ये जो प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर है यह जो है प्रयागराज में स्थित है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयागराज। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ए ऑप्शन है विशिष्ट खेती, बी ऑप्शन है शुष्क खेती, सी ऑप्शन है मिश्रित खेती, डी ऑप्शन है रैचिंग खेती। तो दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से मिश्रित खेती पद्धति अपनाई जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रित खेती। भारत में मिश्रित खेती अपनाई जाती है। दोस्तों, यह मिश्रित खेती होती क्या है इस बारे में जानना जरूरी होती है कि मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं। तो जब भी
किसी भी फसल के साथ, जैसे एक टाइम में कोई एक खेत में फसल लगाई जाती है, उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो इसे मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, एक होता है मिश्रित फसल, उसको भी ध्यान रखिए। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में क्या अंतर है? मिश्रित फसल किसे कहते हैं कि जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है। समझ गए? जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है तो वह मिश्रित फसल कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ए ऑप्शन है तिब्बत और चीन, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन नेपाल पाकिस्तान, डी ऑप्शन तिब्बत पाकिस्तान। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तरी भाग को केवल एक देश की सीमा स्पर्श करती है और वह है नेपाल। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है, यह बताना है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन लखनऊ और डी ऑप्शन गाजियाबाद। दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यह जो है यह मेरठ में स्थित है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी यह जानना जरूरी है। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। स्थापना सन 2000 में हुई थी, 2 अक्टूबर सन 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब के अलावा अगर कहीं बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई तो वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू है। बी ऑप्शन के अंतर्गत कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली है। और सी ऑप्शन के अंदर सेब, काजू, आम, मसाला है। और डी ऑप्शन के अंदर धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा है। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन जो है मुख्यतः चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू के लिए किया गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चारों विकल्प, चारों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। चाय भी है, कॉफी, रबर और तंबाकू। यह जो है इसमें होता क्या है, इस कोष की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, इस कोष की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके अंतर्गत जो ये फसलें हैं इनका उत्पादन करने वाले किसान जो होते हैं, अगर जो उनका नुकसान हो जाता है तो इसके अंतर्गत उनका मुआवजा दिया जाता है। नुकसान की मतलब कि जब इनका मूल्य बाजार में इनका मूल्य गिर जाता है तो सरकार इसका मुआवजा किसानों को देती है। ठीक है, जान समझ गए होंगे। फिर अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो देखते हैं सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना कब स्टार्ट करी गई थी। तो ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2011, सी ऑप्शन है 2009 और डी ऑप्शन है 2012। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2012 में जो है सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना का आरंभ किया गया था। इसमें क्या था कि बीपीएल कार्ड धारकों परिवार की छात्राएं थी, उनके लिए यह योजना 2012 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 25,000 रुपया और एक साइकिल प्रदान की जाती थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है बाराबंकी, डी ऑप्शन है मेरठ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा जो है इनका जन्म स्थल है। दोनों मिर्जा गालिब और उस्ताद फयाज खां दोनों ही आगरा से थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर, सी ऑप्शन है काशी, डी ऑप्शन है मथुरा। तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनका जन्म स्थान काशी था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी काशी। काशी पार्श्वनाथ का जन्म स्थान था। जो जैन तीर्थंकर थे, आपको पता होगा कि टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनकी माता का नाम, मतलब कि जो पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म काशी में हुआ था, इनकी माता का नाम वाम देवी था तथा पिता का नाम अशोसेन था और इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिराज ए हिंद किस नगर का उपनाम है? ए ऑप्शन फिरोजाबाद,
बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन जौनपुर और डी ऑप्शन बदायूं। तो ये जो सिराज हिंद उपनाम है तो यह है जौनपुर का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर का नाम सिराज हिंद है। या यहाँ का मुख्यालय भी है, जौनपुर का मुख्यालय पूछा जाए तो जौनपुर का मुख्यालय जौनपुर ही है। और जो है इस जिले पर पहले क्षत्रियों का आधिपत्य हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे अटाला मस्जिद पूछ ली जाए तो अटाला मस्जिद भी जौनपुर में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न है, कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से, बी ऑप्शन महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, सी ऑप्शन अरावली पर्वतमाला से, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर किस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं? ए ऑप्शन मथुरा शैली, बी ऑप्शन नागर शैली, सी ऑप्शन द्रविड़ शैली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोनों मंदिर हैं दोस्तों, यह नागर शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र में वो होता है, मतलब ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। तो ये ऑप्शन है होलिया नृत्य, बी ऑप्शन है नेटवरी नृत्य, सी ऑप्शन चरकुला नृत्य और डी ऑप्शन जोगनी नृत्य। तो जो चरकुला नृत्य है वह ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिए, लिख लीजिएगा। और अगर एग्जाम होने में 1-2 महीना है तो अगर उससे पहले खाद्य रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम की जो खाद्य रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन दिया हुआ है चाय, बी ऑप्शन पान, सी ऑप्शन अफीम, डी ऑप्शन लौंग। दोस्तों महोबा जो है पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पान के खेती के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महोबा को महोत्सव नगर भी कहते हैं, महोत्सव नगर कहते हैं। और महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, पान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन खाद्य उत्पादन से, बी ऑप्शन मसाला उत्पादन से, सी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से और डी ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन से। तो गोकुल पुरस्कार योजना जो है वह दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि गोकुल पुरस्कार योजना जो है इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? तो यह ध्यान रखिएगा 2014 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। ठीक है, और 2019 में इसका जो है इसके लिए जो आवंटित धनराशि थी उसको बढ़ाकर 750 करोड़ रुपया कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन संत विनोबा भावे और डी ऑप्शन है श्रीमन नारायण। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा संत विनोबा भावे। इन्होंने जो है भारत में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था यह भी ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने भूदान आंदोलन जो था वह 1951 में प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से इन्होंने किया था? वह तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना से 200 गांव की पदयात्रा की थी, वहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर आगे चलकर उत्तर भारत में फैला, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इसका गहरा असर देखने को मिला था। तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा, किसने स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन? संत विनोबा भावे ने। कब किया था? 1951 में। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से, तो तेलंगाना से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण हेतु कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? ए ऑप्शन दिया हुआ है भवन निर्माण योजना, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री भवन विकास योजना। तो प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के लिए जो है जो जर्जर भवन है उनके निर्माण हेतु जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संचालन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संस्थान है। गाजियाबाद में कौन सा संस्थान स्थित है? वैसे तो कई संस्थान के मुख्यालय गाजियाबाद में है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से देखते हैं कौन सा संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। ए ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट और सी ऑप्शन है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और डी ऑप्शन है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई थी, यह भी ध्यान देना आवश्यक है। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1974 में। इसको याद रखिएगा, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण हेतु जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1990 में कहाँ की गई थी। तो जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना जो है वह लखनऊ में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, यह भी ध्यान रखना है, और लखनऊ में की गई, ये भी ध्यान रखना है, दो चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूला, होरी, रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। ये जो प्रमुख लोकगीत दिए हुए हैं, देखते हैं, झूला, होरी, रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये जो झूला और होरी, रसिया और ये जो प्रमुख जो लोकगीत हैं, ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप 25 प्रश्न जो है यहाँ पर आज किए हैं इस सेशन में। तो अगर इनमें से आपके लिए एक भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी तरीके से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।